नेशनल एंड ग्लोबल ऑनर्स, यानी कि जिसमें हमारे पद्म पुरस्कार व कहलाते हैं। दूसरा है ग्लोबल की कुछ पॉलिसीज और इंडेक्स, यानी वैश्विक नीतियाँ और सूचकांक, वो मानव सूचकांक भी शामिल किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भी इसमें शामिल किया गया है। तीसरा हमने इसमें वे क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल बन सकते हैं उनको हमने इसमें विशेष फोकस के साथ इम्पोर्टेंट बताकर हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है ना, वो चाहे यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, जेवा एयरपोर्ट के बारे में क्वेश्चन हो, वो हमने उनको स्टार लगाया हुआ है। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी हमने इसमें शामिल किए हैं, स्पेस के भी और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के भी किए हैं। डिफेंस के भी क्वेश्चन हैं और स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं। यानी कि आपको इसमें लगभग सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी देरी ना करते हुए हम अपने आगे का शुरुआत करते हैं, हम क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। आप ध्यान से देखें, आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने पद्म पुरस्कारों की मंजूरी मिली है। मैंने पहले ही क्वेश्चन ये इसलिए डाला है क्योंकि आपसे बता दूं कि अभी जूनियर स्टैंड या जेईई के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आया है। जूनियर स्टैंड के एग्ज़ाम में सेम यही क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो इसको ध्यान में रखकर चलना है, आशा है कि फिर से यह पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। तो यह कुल 131 पुरस्कारों को, 131 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। जिसमें इम्पोर्टेंट है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, तो मैंने यहीं पे एक ही क्वेश्चन के आंसर में इन सभी को ऐड कर दिया है ताकि क्वेश्चन कैसा भी आए तो हमसे वह छूटे नहीं। ठीक है, तो पद्म विभूषण की पूछे तो 5, और पद्म भूषण पूछे तो यह 13 लोगों को मिला है, और पद्म श्री पूछे तो यह 113 लोगों को लिया है। मैं यहीं पर आपको बताना चलूँ कि अगर पूछा जा कि यह पद्म पुरस्कार उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को मिला है, तो मैं आपसे बता दूं यह उत्तर प्रदेश के 10 लोगों को मिला है। यह उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखकर चलना है कि यह टोटल 10 लोगों को मिला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की किस सुप्रसिद्ध वायलिन वादक को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 मिला है। तो इसका आंसर हमें याद करके चलना है कि यह सुश्री एन राजन है, यह महिला है, इसमें ध्यान रखकर चलना है। और इनका नाम एन राजन है। यह किससे संबंधित है, यह वायलिन वादक हैं। ठीक है, उनको किस क्षेत्र में, इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। जैसे कि आप सब जानते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 कैटेगरी में हमेशा पद्म पुरस्कार मिलता है। तो जो सर्वोपरि है इनमें सबसे ऊपर है वो पद्म विभूषण है। वह पुरस्कार जो वायलिन वादक है यूपी की, इनका नाम एन राजन है, इनको प्राप्त हुआ है। इससे यहाँ से क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकते हैं कि एन राजन जिनको पद्म पुरस्कार मिला है वह किस क्षेत्र से आती है, तो वह कला के क्षेत्र से संबंधित है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, इनको पद्म विभूषण मिला है। ठीक है ना, या फिर पद्म विभूषण वायलिन वादक प्राप्त करने वाली कौन महिला है, तो उनका नाम एन राजन है जो यूपी से संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। खेल जगत से किन प्रमुख महिलाओं को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। तो प्रमुख उनमें से हरमनप्रीत कौर भुल्लर जो क्रिकेट से संबंधित है, और सविता पुनिया जो हॉकी से संबंधित है। इसको भी हमको ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है ना, अब मैं आपसे बता दूं हमने इसमें टॉपर टिप के रूप में लिखा है कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और 16 मरणोपरांत व्यक्ति को, क्योंकि एक बार कभी क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्मश्री पुरस्कार में या पद्म पुरस्कार में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो यह 19 है। ठीक है ना, और मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो यह 16 को दिया गया है, जिसमें धर्मेंद्र सिंह जो धर्मेंद्र दोवल जी हैं उनको मरणोपरांत मिला है, जो कि प्रमुख आते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। वैश्विक पुरस्कार और संस्कृति के अंतर्गत कौन सा आते हैं, तो हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले ऑस्कर के लिए। जो ऑस्कर अवार्ड है 2026, इसमें बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता, तो यह वन बैटल आफ्टर अनोदर। कौन सी मूवी है, यह वन बैटल आफ्टर अनोदर है। और ऑस्कर के लिए इनको 6 कैटेगरी से ऑस्कर अवार्ड मिला है, यानी कि इनको सर्वाधिक इसी को मिला है। ठीक है ना, तो हमको याद कर चलना है कि जो ऑस्कर अवार्ड है वो किनको मिला है, वह वन बैटल आफ्टर अनोदर नाम की मूवी को मिला है। मैंने कैसे याद किया हुआ है इसके आपसे बता दूं कि ऑस्कर के लिए जो ऑस्कर अवार्ड है वो सबसे बड़ा अवार्ड है। उसको प्राप्त करने के लिए मानो व्यक्ति एक युद्ध सा जीत रहा हो, यानी कि एक बैटल जीत रहा हो। तो क्या है, बैटल जीत रहा हो किसके लिए, ऐसा कौन सा पुरस्कार जिसके लिए बैटल जीतना पड़ता है, तो वह ऑस्कर अवार्ड मैंने याद रखा है। यह फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो इसे जीतने के लिए कई सारे मानो आदमी एक युद्ध लड़ रहा हो। ठीक है ना, यानी कि बैटल लड़ रहा हो, तो इसलिए याद रखकर चलना है बैटल यानी युद्ध। युद्ध करने के लिए, युद्ध
किससे? ऑस्कर से, समझ में ना, क्योंकि युद्ध वर्ड समझना आपको, यानी बैटल ऑस्कर से संबंधित है। ठीक है, इसमें मैं आगे की स्लाइड में जोड़ूंगा कि बेस्ट पिक्चर और फिर बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर्स कौन है, मैंने उनको ट्रिक से याद कराना है। ठीक है ना, तो आपको बस केवल लास्ट तक बने रहना है, मैं आपको इसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदु को कवर करा के चलूँगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025, ध्यान रखना है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 किस भारतीय लेखक की कहानी को संग्रह को दिया गया है? तो यह हार्ट लैम्प है, जो भानु मुश्ताक की लिखी गई है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखकर चलना है। फिर 56वें IFFI गोवा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो यह रजनीकांत जी को मिला है, याद कर चलना है। टर्नल पुरस्कार 2025 जीतने वाले की बात करें तो यह सीखने की क्षमता वाली कलाकार बनी, इनका नाम है नीना कालू। ठीक है, ये याद रखकर चलना है। आगे हम देख लेते हैं कुछ ग्लोबल पॉलिसीज़ हैं और कुछ समिट्स हैं, उनको हमने एक साथ संग्रह किया है। ठीक है ना, देख लेते हैं हम। तो 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शिखर सम्मेलन से पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाएंगे। तो G7 कौन सा? G7, आगे मैं आपको बताऊंगा G20, ब्रिक्स, बिमस्टेक, यानी वे सभी इंपॉर्टेंट जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी को हमने इसमें शामिल किया है। तो G7 शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, ये याद रखकर चलना है। दुनिया का पहला कार्बन टैक्स स्टील और एल्युमिनियम पर 1 जनवरी 2026 से किसने लागू किया है? ठीक है, तो यह यूरोपीय संघ ने लागू किया है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार अभी कि किन 2 धातुओं के लिए यूरोपीय संघ ने कार्बन टैक्स तय किया है? तो वह स्टील और एल्युमिनियम 2 धातु हैं जिनके लिए पहली बार कार्बन टैक्स लिया जाएगा, कहाँ पर? यूरोपीय संघ में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं भारत 2026 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, जिसकी भारत क्या करेगा? इसकी मेजबानी करने वाला है। ठीक है ना, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसको याद रखकर चलना है। उसके बाद देख लेते हैं भारत किस देश के नेतृत्व वाली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में शामिल होने वाला है? ठीक है ना, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में शामिल होने वाला किसका है? यह ब्राज़ील का है। ठीक है ना, तो भारत इसमें शामिल होने वाला है। आगे देख लेते हैं हम कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 6 स्थान पर चीन है और भारत की रैंक क्या है? हमको इसमें याद करना चलना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 7वां है। और ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 32 है। ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 में कितनी है? इसकी 60 है। और IQ एयर वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में यह है वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह यूपी की दृष्टि से स्पेशल बन जाता है, क्योंकि यह गाजियाबाद के अंदर आने वाला लोनी सर्वाधिक प्रदूषित शहर में आया है। ठीक है ना, 6ठा सबसे प्रदूषित देश है भारत। ठीक है ना, और वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो आपको ध्यान रखकर चलना है, वह पाकिस्तान है। ठीक है ना, अगर शहर पूछे तो लोनी है, देश पूछे तो पाकिस्तान है, आपको ध्यान में रखकर चलना है। मैं आपसे बता दूं, मैंने सभी इंडेक्स एक केवल 5 मिनट की वीडियो में बनाए हुए हैं। आपने अगर वह नहीं देखी तो आप उसको देखें। उम्मीद है कि आप एक ही बार में उन सभी को याद कर लेंगे, क्योंकि वो मैंने न्यूमेरिक मेथड से बनाई हुई है, यानी कि उसमें ट्रिक से मैंने उसको बनाया हुआ है। केवल 5 मिनट में आप सभी कर सकते हैं, एक साथ एक ही जगह पे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी वो याद भी हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं हम कि भारत का पहला नेट जीरो उत्सर्जन करने वाला इको फ्रेंडली हवाई अड्डा कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो आपको पता है कि यह जेवर में है, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यानी कि नोएडा में पड़ता है, इसका नाम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो यह नेट जीरो उत्सर्जन करने वाला, ठीक है ना, इसका उद्घाटन हुआ है अभी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यह पौधे लगाने का रिकॉर्ड वाराणसी में बनाया गया है। भारत का पहला समर्पित गिलास म्यूजियम कांच संग्रह कहाँ है? मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि गिलास यानी कि कांच का संबंध किससे है? यह है यूपी के फिरोजाबाद से है, इसलिए इसी में ही यह म्यूजियम बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए यूपी ने कौन सा AI आधारित एकल खिड़की पोर्टल लॉन्च किया है? निवेश मित्र। मैं तो आप देख रहे हो कि मैं हर एक वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर लेकर आता हूँ, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं इसकी लैंग्वेज अलग कर देता हूँ। ठीक है ना, तो अगर पूछा जाए निवेश मित्र किससे संबंधित है, तो यह निवेशकों से संबंधित है। ठीक है ना, ताकि निवेशक आए और डेवलप हो। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए AI आधारित एकल खिड़की पोर्टल कौन सा है, तो वो निवेश मित्र ही है। कौन सा ऐसा पोर्टल है जो $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने वाला है?
तो वो कौन सा है, वो निवेश मित्र है, इसको ध्यान रखकर चलना है। आगे देख लेते हैं हम कि गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में पड़ता है, वह पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय है। यह पायलट प्रोजेक्ट से संबंधित है। उसके बाद देख लेते हैं हम फरवरी 2026 से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा राज्य पड़ा है, वह उत्तर प्रदेश बना है। फिर से बता दूं आपको मैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराना है तो उत्तर प्रदेश में ऑथेंटिकेशन कौन सा, आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, देश की पहली शहरी रोपवे परियोजना, कौन सी योजना, शहरी रोपवे योजना निर्माण सार्वजनिक परिवहन के लिए कहाँ हो रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कराया है क्वेश्चन, यह वाराणसी में हो रहा है, याद कर चलना है। भारत में अब कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है, तो मैं आपसे बता दूं अब 98 हो गई है। नवीनतम पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी का और छरीधान गुजरात का है। अभी आपसे बता दूं मैं कि शेखा झील भी इसमें शामिल हो गई है, शेखा झील जो कि अलीगढ़ में पड़ती है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश अब रामसर साइट में तमिलनाडु को पछाड़कर फर्स्ट स्थान पर आ गया है, यह याद कर चलना है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। तो यह बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। भारत का पहला बड़े स्तर का किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल किसने शुरू किया, यह ध्यान में रखकर चलना है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जाएगा किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल, यह यूपी सरकार ने किसके साथ मिलकर किया है, तो यह IIT रुड़की के साथ मिलकर इसको किया है। दुनिया में पहली बार बिना डंक वाली मधुमक्खी जिसको मेलिपोनी को बोला जाता है को कानूनी अधिकार किस देश ने दिया है, तो यह पेरू देश ने दिया है। ध्यान रखकर चलना है कि वो कानूनी अधिकार जो किसको, बिना डंक वाली मधुमक्खियों को मिला है, वो किस देश ने दिया है, तो यह पेरू ने दिया है। आगे देख लेते हैं हम कि इसरो 2030 तक मंगलयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च करेगा, तो यह LVM-3 नाम के रॉकेट से करेगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं इसको स्पेस में बाहुबली बोला जाता है, ठीक है ना। LVM-3 क्या बोला जाता है, यह बाहुबली बोला जाता है, ठीक है। और PSLV को बोला जाता है इसकी रीढ़, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो है कि मंगलयान 2 किस रॉकेट से छोड़ा जाएगा, यह LVM-3 नाम के रॉकेट से छोड़ा जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है, तो यह मिची बेंट हाउस बनी है जो व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं में से एक है। सेबी ने भ्रामक फिन इन्फ्लुएंस को हटाने के लिए कौन सा AI सिस्टम लॉन्च किया है, तो यह सुदर्शन ओल, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुदर्शन ओल किससे संबंधित है, तो यह सेबी से संबंधित है, ठीक है। इसको ध्यान में रखकर चलना है। भारत का पहला सोवरन AI पार्क 1000 करोड़ के निवेश से कहाँ बनेगा, तो यह तमिलनाडु में बनाएगा, ठीक है ना। कौन सा, सोवरन AI पार्क, इसके लिए 1000 करोड़ की योजना बनाई गई है, इसमें निवेश किया जाएगा, तो ये तमिलनाडु में बना है। आगे देख लेते हैं, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025, कौन सा अभ्यास, मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो यह भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया, तो यह अपनी लखनऊ में किया है, इसको याद रखकर चलना है। DRDO ने भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी संचार उपकरण कौन सा लॉन्च किया है, तो यह SDR यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, इसको तैयार किया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेस से संबंधित है, इसको ध्यान में रखकर चलना है कि DRDO ने भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी संचार उपकरण, कौन सा उपकरण, स्वदेशी संचार उपकरण लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, SDR सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। आगे हम देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता, तो यह एलेना रायबिका ने जीता है। इसको याद कर चलना है कि ये जो ग्रैंड स्लैम में 4 होते हैं उनमें से भी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, जो कि महिलाओं का पूछे तो यह एलेना रायबिका ने जीता है, जो कि कजाकिस्तान की है। इनका देश भी याद कर चलना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आगे इसमें सभी विजेता इसमें शामिल किए हैं, तो जब आप आगे तक देखोगे तो आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिलाओं के साथ पुरुष विजेता भी मिलेगा, ध्यान रखकर चलना है, ठीक है ना। तो सभी एक साथ हमने कंबाइंड किया है। आगे देख लेते हैं हम कि ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब पहली बार किस देश ने जीता, तो महिलाओं में जो वनडे विश्व कप है वो पहली बार भारत ने जीता है। ये भी याद करके चलना है कि किस टीम को हराकर जीता है, तो यह दक्षिण अफ्रीका टीम को हराकर भारत की महिलाओं ने वनडे ICC कप जीता है, ठीक है ना। और आप जानते हैं यह क्रिकेट से संबंधित है। और 30वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, तो यह स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश ने जीता है, वो चंडीगढ़ को हराकर जीता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय खेल 2025 का पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है उत्तर प्रदेश की ने। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में भारत को हराकर जीता बेल्जियम ने। तो ध्यान रखना है कि सुल्तान अजलान शाह कप जो इस बार भारत हार चुका है,
ठीक है। और कौन जीता है? यह बेल्जियम ने जीता है। आगे देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य यानी कि मेंस्ट्रुएशन हेल्थ को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको जरूर याद कर चलना है कि यह अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 में इसको शामिल किया गया है। कुष्ठ रोग उन्मूलन प्रमाणित करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन बन गया है? तो यह चिली बन गया है, ठीक है ना। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला देश। HIV को सिफिलिस के मां से बच्चे के संचरण को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश डेनमार्क बना है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किस जिले के हरियाणा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार आधिकारिक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर में बड़े फेमस रहे थे हरियाणा जी, जो कि इच्छा मृत्यु चाहते थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। तो यह गाजियाबाद जिले के रहने वाले थे उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं हम, कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह असम बना है। भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्ष 2026 के लिए नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आर मुकुंदन बनाए गए हैं। सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली के 145 साल के इतिहास में पहली महिला प्रिंसिपल कौन बनी है? ठीक है ना, तो ये बनी है प्रोफेसर सुसान इलियास। प्रोफेसर सुसान इलियास दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल बनी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह केविस वारस को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी चलाई गई है। भारत की पहली बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी ग्रेटर नोएडा में बनाई जा रही है। भारत का पहला नदी आधारित लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक कौन है? वो बिहार राज्य है, ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है ना। आगे मैंने फिर से दूसरी नई स्लाइड में 1 से लेकर क्वेश्चन बनाए हैं 50 तक, उसको ध्यान में रखकर चलना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ताकि कुछ भी ना छूटे। इसलिए मैंने 2 अलग अलग स्लाइडों में इसको तैयार किया है, ठीक है ना। देख लेते हैं, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, कौन सा? मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है, यार याद कर चलना है। मैंने वे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे वो खेल जगत हो या फिर वो चर्चित कोई महिला निर्धन हो, वे सभी इसमें थीम हो, कोई स्पेशल डे हो, वे सभी इसमें शामिल किए गए हैं। आप देखना इसको, आपके लिए जरूर मददगार साबित होंगे। विश्व इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2018 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो यह भुवनेश्वर शहर है जो उड़ीसा में पड़ता है, जो विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबानी करने वाला है। फिडे की फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो यह मैग्नस कार्लसन ने जीता है, आपको ध्यान कर चलना है। पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की बात करें तो यह किसने जीता है? यह भारत ने जीता है, ध्यान रखकर चलना है। पहली बार हुआ है पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? यह भारत ने जीता है। उसके बाद अगला देख लेते हैं हम, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 खिताब किसने जीता है? तो यह झारखंड ने जीता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच में 9 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो आप जानते हैं कि यह सुप्रसिद्ध खिलाड़ी जिसका नाम है लोरा, ध्यान में रखकर चलना है, जिन्होंने एक ही मैच में 9 विकेट लिए हैं। ये दुनिया की पहली ऐसी खिलाड़ी बनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष कौन जीता है यह खिताब? ये कार्लोस अल्काराज जीता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि महिलाओं में कजाकिस्तान की महिला जीती है, ठीक है ना। विश्व तीरंदाजी संघ द्वारा पैरा ओर्चर ऑफ द ईयर 2025, कौन सा? पैरा ओर्चर ऑफ द 2025 किसको घोषित किया गया है? तो यह शीतल देवी है, वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह सेंट्रल जोन ने जीता है। फीफा विश्व कप 2026 23वें संस्करण की मेजबानी कौन देश करने वाले हैं? तो यह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको जरूर ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 2026 में पद्म श्री सम्मानित डॉक्टर बोधरी ताती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह सामाजिक कार्य से इनका संबंध है। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 किनको मिला है? तो यह मोहन लाल को मिला है, जो कि मलयालम अभिनेता है। ध्यान में रखकर चलना है कि दादा फाल्के साहिब पुरस्कार किनको मिला है? मोहन लाल को मिला है। इससे पहले इनको ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, ठीक है। वर्ष 2026 में भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है, आप जानते हैं, शुभांशु शुक्ला, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इनको ये शांति सूचकांक मिला है, शांति पुरस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्टता के लिए 2025 में भारत सरकार ने कौन सा नया पुरस्कार शुरू किया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। भारत ने यह विज्ञान यानी साइंस, टेक्नोलॉजी और नवाचार में उत्कृष्टता पाने के लिए यह पुरस्कार शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है? मैंने आपको बताया था कि यह 131 को मिला है, ठीक है ना, जिसमें यूपी के 10 शामिल हैं, आपको याद कर चलना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए किनको मिला है? तो यह लोसजो, जो हंगरी की हैं, उनको मिला है,
ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किस वरिष्ठ तमिल लेखक, ध्यान में रखकर चलना है कि तमिल लेखक और गीतकार हैं और इनको 60वां इनका क्रम भी याद करना है कि 60वां पुरस्कार किसको मिला है, यह वीरा मोतूरी को मिला है। उसके बाद देख लेते हैं BCCI अवार्ड 2024-25 में पोली उमरिगल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किसे मिला है, तो यह शुभमन गिल को मिला है BCCI अवार्ड, जो कि पोली उमरिगल है, इनको लगातार दूसरी बार मिला है। थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसे जीता, तो यह फातिमा बोस ने, जो कि मैक्सिको की है, इन्होंने जीता। इनका देश भी याद करके चलना है क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मिस यूनिवर्स विजेता फातिमा बोस किस देश से संबंधित है, तो यह मैक्सिको से संबंधित है। 98वें अकादमी अवार्ड ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो यह K-pop डेमस हंटर्स को मिला। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन केनिया में किया गया है। नाटो का शिखर सम्मेलन पूछा जाए तो यह तुर्की में किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की पूछे जाए तो यह भारत में किया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम G20 शिखर सम्मेलन, यह USA में किया गया है। आपको ध्यान में करना चलना है G20, G7, ब्रिक्स, इन सभी को आपको याद कर चलना है। उसके बाद देख लेते हैं हम संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो कि COP के नाम से जाना जाता है, 31वां, ये तुर्की में किया गया है, ठीक है ना। ग्लोबल बिग कैट समिट पूछा जाए तो यह भारत में किया गया है, बड़ा ही प्रसिद्ध रहा था, इसलिए इसको याद रखकर चलना है। ग्लोबल बिग कैट समिट कहाँ पर किया गया है, तो यह भारत में किया गया है। कुछ डे और थीम देख लेते हैं। 26 जनवरी 2026 को मनाए गए भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी, तो यह थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, कि थीम क्या रखी गई है, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, यह है, ध्यान रखकर चलना है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 2012 को, जो 12 जनवरी को मनाया जाता है, उसका मुख्य विषय थीम क्या थी, स्वयं को परिचित करे और दुनिया पर प्रभाव डाले। अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी, मेरा भारत मेरा वोट। उसके बाद देख लें विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है, उसकी थीम देखेंगे हम, तो जल और लैंगिक समानता, ध्यान में रखकर चलना है। आप देख रहे हैं कि मैंने सभी दिवस और थीम एक साथ रखे गए हैं, सभी खेल एक साथ रखे गए हैं, ठीक है ना, ताकि हमको इनको याद करने में आसानी हो। आगे देख लेते हैं विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है। भारतीय थल सेना ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के लिए घोषित किया है, तो इसको क्या है, नेटवर्किंग और डाटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। अर्थ ओवर दिवस 28 मार्च को यह प्रकृति के लिए अब तक का सबसे बड़ा घंटा माना गया है, इसको ध्यान में रखकर चलना है, अर्थ ओवर दिवस, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया गया, वो 2026 की थीम क्या थी, यह 27 फरवरी को मनाया गया और इसकी जो थीम थी वो थी प्रोजेक्ट प्रोटीन थाली, ठीक है ना। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो इसमें भारत को 13वां स्थान मिला है और पाकिस्तान इसमें शीर्ष पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 116वीं है, ठीक है ना, और उसमें शीर्ष पर कौन है, फिनलैंड है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में 10 अंकों की छलांग के साथ भारत किस स्थान पर पहुंच गया है, यह 75 पर पहुंच गया है। इसको थोड़ा ध्यान में रखकर चलना है क्योंकि ये बार बार बदलता रहता है, ठीक है ना, तो अपने एग्जाम के अनुसार इसको रीचेक करते रहें। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI में भारत की कौन सी रैंक है, तो जलवायु में भारत की रैंक 23 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो आप ध्यान में रखकर चलेंगे कि यह 38वां है। ग्लोबल फायरवॉल में पूछा जाए तो यह 4थे स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में, कौन से सूचकांक में, स्वास्थ्य सूचकांक में पूछा जाए तो शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ध्यान में रखकर चलना है, यह इंपॉर्टेंट है, यह उड़ीसा में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश को पछाड़कर भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, ठीक है ना, तो यह एशिया पावर इंडेक्स में भारत जापान को पछाड़कर अब तीसरे नंबर पर आ गया है, जो कि पहले 4th पर था। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत 4थे स्थान पर है, ठीक है ना, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। आगे देख लेते हैं हम। सतत विकास रिपोर्ट की बात करें तो 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो यह 109वां स्थान भारत को मिला है, यह हमको ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है ना। उसके बाद में ही पेज पर हमने सभी एक साथ ले दिए गए हैं ताकि हम उनकी रिपोर्ट देख सकें कि क्या रैंकिंग है। ग्लोबल फायरवॉल में पूछा जाए तो यह 4th 3rd पर आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद नहीं, उसमें ग्लोबल में तो 4th पर है, लेकिन एशिया पावर में 3rd पर है। QS यूनिवर्सिटी में 4th है। वैश्विक आतंकवाद में भारत की रैंक 13 है। जलवायु परिवर्तन में 23 है। ग्लोबल इनोवेशन में 38 है। हेनले पासपोर्ट में 75, सतत विकास में 109, वर्ल्ड हैप्पीनेस में 116। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, भारत में होगा। या इम्पैक्ट सम्मेलन भारत में होगा। ग्लोबल बिग कैट समिट भारत में होगा। विश्व सी फूड कांग्रेस चेन्नई में होगा। विश्व इंडोर एथलेटिक्स
भुवनेश्वर में होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम प्रमुख पुरस्कार। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह है वेरा मैथुर को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाए ममता कालिया को, इनकी पुस्तक है जीते जी इलाहाबाद के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार वो भी इंग्लिश के लिए पूछा जाए तो नवतेज सारना को मिला है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार मणिपुर पूछा जाए तो यह मिला है नलिनी हौबल को। ठीक है ना, हिंदी के लिए भी याद करना है, इंग्लिश के लिए भी और मणिपुर के लिए भी। उसके बाद सरस्वती सम्मान, वायु सम्मान और बिहारी सम्मान। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन तीनों का मुझे जवाब देंगे कि 2025 में किसको मिला है। 2026 में अब तक यह है किसी को नहीं मिला है, इनकी घोषणा नहीं हुई है। आशा करता हूँ कि आप 2025 का जवाब मुझे कमेंट में करेंगे कि ये तीनों सम्मान किसको मिले हैं। ठीक है ना, आगे हम देख लेते हैं कि 98 अकेडमी अवार्ड के विनर कौन है। तो मैं आपको बता दूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था मैंने। अगर बेस्ट पिक्चर पूछी जाए तो मैंने बताया था आपको ऑस्कर में पहुंचने के लिए बेस्ट पिक्चर के लिए आपको बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़ेंगे। क्या लड़ने पड़ेंगे? युद्ध यानी कि बैटल। तो जिस भी मूवी के नाम में बैटल आता है वह बेस्ट पिक्चर होगी इसकी, उसका नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाए तो पॉल थॉमस एंडरसन है। बेस्ट एक्टर पूछा जाए तो माइकल बी जॉर्डन है। बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाए तो है जेसी बकली। ठीक है ना, याद कर कर चलना है। तो अगर किसी को ऑस्कर में, किसी भी लड़की को ऑस्कर में अगर अवार्ड जीतना है तो वह एक्ट्रेस तब बन पाएगी अगर वह किसी की बकबक पर ध्यान ना दे। ठीक है ना, बकबक करने वाले बहुत मिलेंगे तो इसका नाम क्या है? बकले। ठीक है ना, तो जो बकबक को नहीं सुनते तो हमें याद आ जाएगा तुरंत कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन होगी? ऑस्कर में पहुंचने वाली वही होगी जो जिसने किसी के भी बकबक पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो ध्यान आ जाएगा कि बकबक पर ध्यान ना देने वाली, यानी कि बकबक जिसके नाम में है वह बेस्ट एक्ट्रेस है। बेस्ट एक्टर के लिए क्या है? वह माइकल जो अपने कार्य में जोर लगा देगा। ठीक है ना, वही बेस्ट एक्टर बन सकता है ऑस्कर के लिए जो सबसे ज़्यादा जोर लगाएगा। तो जोर इसके नाम में, किसके? बेस्ट एक्टर के नाम में क्या है? तो यह जोर आया है, इसलिए याद रखेंगे कि जॉर्डन जिसके नाम में आएगा वही बेस्ट एक्टर बनेगा। ठीक है ना, मैंने आपको तीनों को बता दिया है। बेस्ट पिक्चर के लिए कौन होगा? जो ऑस्कर में युद्ध जीत जाएगा। ठीक है ना, युद्ध यानी कि बैटल, वो कौन होगा? वो ही बेस्ट पिक्चर बन पाएगा। जो बकबक पर ध्यान नहीं देगी वही बेस्ट एक्टर नहीं बन सकती है ऑस्कर में जाने के लिए। ठीक है ना, और जो सबसे ज़्यादा जोर लगाएगा वही बेस्ट एक्टर होगा। ठीक है ना, मैंने आपको जितना मेरे से बन पाया मैंने इसको आपको कराने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको हेल्पफुल होएगी। ठीक है ना, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।